हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आर राइट बी। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कल मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको बहुत अच्छी सी, की इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मैं अब जो साइंस होगा ना, वो साइंस आपके सामने बोर्ड के ऊपर समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जिससे क्या होगा, एक दूसरे को ट्रांसलेट बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है ना। जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी वो चीज़ तो उसी वीडियो के अंदर रह गई है, लेकिन अब आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा इस जगह पे। ठीक है ना। जिस तरह से मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं, वैसे अपन है ना एनसीईआरटी की सीरीज को भी चलाते रहेंगे। ठीक है ना। और बीच बीच के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको शॉर्ट रील के थ्रू आपको देता जाऊंगा। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ में बस बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको चीज़ें समझने आने लग जाएगी। ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी मैं क्या करूँगा, 10th वालों के लिए और 9th वालों के लिए है ना उनकी मैथमेटिक्स लेकर आऊँगा। क्योंकि कई बच्चों ने मेरे को बोला था कि भैया कि 10th क्लास के है ना बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, यानी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो आप है ना जितनी जल्दी हो सके आप मैथमेटिक्स लेकर आ जाइए। तो मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, टाइम को थोड़ा सा है ना मैनेज करके उसका उस अकॉर्डिंग है ना मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को मैं जल्दी ले आऊँ। ठीक है ना। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है साइंस की, किसमें, जो लाइव हमारे अपने सामने है, जिसमें बोर्ड के ऊपर मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास ये अपनी है। उसके अंदर पिछले टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड किस कंडीशन के अंदर बनते हैं। उस चार्ट को मैंने बोला था मैं आपको बढ़िया ढंग से समझाऊंगा उसको। तो मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी। मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख रहा हूँ ना बार बार, ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मीनिंग ही यही है, आप कहीं से भी कोई सी भी जगह से पढ़ लीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं पढ़ा ना साइंस का, तो आप समझ लीजिए आपका पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं निकला। क्योंकि इस एनसीईआरटी के बेस पे ही आपका पूरा सिलेबस बनता है कॉम्पिटिशन के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमने टॉपिक पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद में आ गया अपने पास में गैस। ठीक है ना। ये तीन कंडीशन अपन ने देखी थी, है ना। सॉलिड को अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं ठोस, और उसके बाद में लिक्विड की बात आती है तो लिक्विड को अपन बोलते हैं द्रव। ठीक है, द्रव्य नहीं, द्रव। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गैस, गैस के अंदर अपने पास में गैस ही वर्ड हो गया। ठीक है ना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। अब आप बोलोगे सर इसके लगे हाथ एग्जाम्पल भी बता दो, तो लो लगे हाथ एग्जाम्पल भी देख लो। ठीक है ना। ठोस की बात करता हूं तो ठोस के अंदर आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल लकड़ी बोल सकते हो, रबर बोल सकते हो, या फिर सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ आपका है ना वाटर का एग्जांपल पकड़ता हूँ। वाटर का मतलब हो गया अपने जल का एग्जांपल है। तो इसको आप देखो, ठोस हो गया, ठोस की कंडीशन के अंदर मैं बोलूँ तो अपने पास में आइस। ठीक है ना, यानी आइस का मतलब बर्फ हो गया। उसकी दूसरी कंडीशन बोलूँ द्रव, द्रव के अंदर बनेगा वो वाटर। ठीक है ना, जो अपना H2O बनता है। नेक्स्ट आ गया अपने पास में गैस। गैस की कंडीशन आ जाएगी अपने पास में वाटर, जो कि क्या बनता है, सॉरी ये बनेगा वेपर। वेपर को बोलते हैं भाप। ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई। मैंने आपको सारी बात बता दी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ठोस जो होता है वो ठोस के अंदर एग्जांपल दिया आइस का, द्रव का एग्जांपल हो गया वाटर का, गैस का एग्जांपल हो गया वेपर का, यानी भाप बन गया। भाप बनने का मतलब वेपराइजेशन हो गया। ठीक है ना, वही किसका हो रहा है, सब वाटर का, सारी चीज वाटर का हो रहा है। और ये एक दूसरे को रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब होता है ये चक्र चलता रहेगा। वेपर से वापस वाटर बना सकते हो, वाटर से वापस आइस से बना सकते हो, आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर से वेपर बना सकते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी आपको, एक चीज दूसरी चीज से डायरेक्ट रिलेट नहीं हो पाएगी इसके अंदर। कैसे नहीं हो पाएगी, वो होगी तो कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो चीज अपन तो एग्जांपल में समझेंगे। लेकिन वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो तीनों टाइप की कंडीशन के अंदर मैनेज होता है ना। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी। लगे हाथ में आपको अब ये भी बता देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस की है ना अपने पास में डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन का भी एक एग्जांपल के तौर पे समझाने से अच्छा है आप डेफिनेशन में समझा दो, और डेफिनेशन में समझाने के बाद में उसको प्रूफ कर लो कि हाँ यार ये इस तरीके से कैसे होता है। देखो कैसे, अभी अपन ने सॉलिड के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ूँ आपको, बोलूँ सॉलिड क्या होता है, तो आप सॉलिड के बारे में एक बेसिक सी बात बोलनी है। क्या बोलना है, अच्छा सॉलिड के बारे में बात हो रही है, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, इसका जो आकार होता है ना, और तथा इसका आयतन। आकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेप। ठीक है ना। और आयतन, आयतन की बात करता हूं तो ये कहलाता है वॉल्यूम। ठीक है ना। अब मैं वहां लगे हाथ आपको बोलूं कि एक है, अब मैं आपको एक डायग्राम देके, बढ़िया ढंग से डायग्राम देके समझाता हूँ। ये मेरे पास में एक कोई भी वस्तु है। ठीक है ना, ये वस्तु है। ठीक है ना, ये ठोस अवस्था के अंदर है। अब ठोस के अंदर मैंने आपको एक बात बोली, इसका आकार और आयतन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, इसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा।
यानी मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, ये दो चीजें फॉलो कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो ठोस होगी। कैसे ठोस होगी? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसको वातावरण के अंदर आराम से रख दिया। रखने के बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका आकार और आयतन परिवर्तन होना चाहिए। देखो आयतन का मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो जो चीज मैंने पीछे पढ़ाई है ना, मैं उसको वापस से रिपीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या पता कि पीछे की चीज को अगर थोड़ा समझ नहीं पाए हो, तो अब आप इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करें। देखो आयतन की बात करता हूँ, दो वर्ड बात करूंगा मैं, एक बोलूंगा अपने पास में आयतन, एक बात करूंगा मैं आपके पास में द्रव्यमान। ये दो चीजों के बारे में बात करूंगा मैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, ठीक है ना। आप ये समझते जाइए, जो जो चीज मैं बताता जाऊंगा आप देखते जाइए। देखो आयतन जो होता है ना, आयतन क्या बताता है कि एक कोई पदार्थ है, ये अपना एक स्थान घेर रहा है। स्थान घेरने के बाद में है ना, जब उसने उसने इतना स्थान घेरा, तो घेरने के बाद में क्या हुआ, उसने कितना हिस्सा था जो अपना स्थान घेरने के बाद में है ना, उस जो नीचे की तरफ में जो चीज रखी हुई थी ना, उस स्थान को कवर कर लिया। कवर करने का मतलब हो गया ऊपर से कितना भरा हुआ हिस्सा था ना, वो भरे हुए हिस्से ने पूरी चीज को भर लिया। कैसे? ठोस है, अब ये ठोस पूरा भरा हुआ हिस्सा है, भरा हुआ हिस्सा है, तो इस भरे हुए हिस्से का भाग, उसको क्या बोलेंगे अपन, आयतन। आप समझते जाना इस चीज को छोटी छोटी चीजों में, है ना। क्योंकि आप एनसीईआरटी की क्या किसी भी किताब के अंदर उठा के देख लेना, आपको डेफिनेशन आयतन की नॉर्मल सी मिलेगी। बोलेंगे इकाई क्षेत्रफल के अंदर कोई वस्तु को रखा जाता है, उसे आयतन बोलते हैं। अब इकाई क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? इकाई क्षेत्र का मतलब हुआ, ये मैंने एक छोटी सी वस्तु रखी, ये मेरे इकाई क्षेत्रफल का ले लिया। ऐसा एक दूसरा कण, ऐसा तीसरा कण, ऐसे चौथा कण, ऐसे पांचवा कण, ऐसे कण 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 मिलके तो ये ठोस बना है। तो उसका कहने का मतलब, इकाई क्षेत्र का मतलब एक एक कण को रखने पर उस एक एक कण से जो जो अवस्था के अंदर जो वस्तु बनती है, उसे अपन उसका आयतन कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर कोई चीज रख दी है, तो जितना उसने है ना अपना एरिया घेर लिया है उस वस्तु ने, वही उसका आयतन कहलाएगा। एरिया को घेर देना, ठीक है ना। और कितने वजन के साथ में घेरा, वजन भी इसमें रिलेट किया जाता है, लेकिन वजन को क्या काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं काउंट किया जाता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि है ना आप है ना कोई भारी वस्तु को रख रहे हो तो उसके वजन को काउंट करो। क्यों? मैं आप तो है ना बड़ा सा थर्माकोल भी रख सकता हूँ, थर्माकोल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका वेट कम होता है, और उसी के मुकाबले में मैं लोहे को रखूँ तो उसका वेट ज्यादा होता है। तो इसमें वेट को कंपेयर नहीं करना है, समझाने के तौर पर बताया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बाद में द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में मैं बेसिक सी चीज बोलूंगा। द्रव्यमान जो होता है ना, ये एक तरह का क्या होता है, आपका अपन कोई भी चीज को नापते हैं, कोई वस्तु का, जैसे मैंने इसको बोला कि आप इसको मापो, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसको नापना है तो इसको या तो मैं किलोग्राम में नापूंगा या ग्राम में नापूंगा, आप यही बोलोगे। लेकिन मैं वही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप किलोग्राम के अंदर और ग्राम के अंदर नाप रहे हो, तो इसका मतलब आप द्रव्यमान नाप रहे हो। क्यों नाप रहे हो? कि एक ऐसी वस्तु जो अपना स्थान घेरे, अपना स्थान घेरे और घेरने के बाद में अपने अस्तित्व के होने का है ना मतलब परिमाण दे। अस्तित्व के होने का मतलब कैसे परिमाण दे? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी है, उस पृथ्वी के अंदर ये वस्तु है, ये वस्तु अपना परिमाण दे रही है। क्यों परिमाण दे रही है? क्योंकि ये मेरे हाथों में है, और ये मुझे परिमाण दे रही है कि हाँ आई एम अ डस्टर, मैं एक डस्टर हूं, आप मेरा यूज कर रहे हो। और इसने देखो जैसे ही मैंने हाथ पे रखा ना, तो हाथ पे रखने के बाद में देख लो मेरे हथेली का है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, पीछे का हिस्सा है, वो घेर लिया। तो घेरने का मतलब आयतनी भाग तो घेरा ही घेरा, लेकिन साथ साथ में इसके अब मैं इसको है ना वेट करूंगा ना। वेट करने का मतलब हो गया कि मैं इसको मापूंगा, तो वो किस मात्रा में मापूंगा, किलोग्राम या ग्राम में मापूंगा। ये दो चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना, इन दोनों के जोड़ों से ही घनत्व बनता है। ये चीज अपन को छोटी छोटी बातों को समझना है, ठीक है ना। तो आयतन को मैंने समझा दिया है, द्रव्यमान को मैंने समझा दिया है, और एक और एग्जांपल है जो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत बताया था, मैंने आपको बोला था द्रव्यमान को यानी किलोग्राम को, जो भी वजन होता है उस वजन को मैं आपको लगे हाथ ये बता ही देता हूँ। ये चीज छोटी सी बात है जो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक द्रव्यमान वर्ड है, ठीक है ना, और एक वर्ड लिखा है मैंने वजन, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है। पहली बात तो इनका कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। लेकिन अगर मैं इसको मीनिंग के अंदर एक वस्तु के अंदर बोलूंगा ना, तो वस्तु के अंदर कैसे बोलूंगा, ध्यान रखना। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूंगा तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम या ग्राम में लिया जाएगा, और अगर वजन की बात करूंगा तो वजन को हमेशा न्यूटन में लिया जाता है। यह बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कैसे? देखो न्यूटन में लगने का मतलब हो, न्यूटन का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर एक बल लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, जिसको अपन बोलते हैं बल, ठीक है ना। और अगर द्रव्यमान की बात करूंगा तो इसके ऊपर किसी तरह का कोई बल नहीं लग रहा है। अब बल नहीं लग रहे का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। इमेजिन करो कि जैसे फॉर एग्जांपल है ना, यहाँ पृथ्वी के ऊपर है ना, जैसे मेरा वजन हो गया एग्जांपल के तौर पर, सॉरी 60 kg है, 60 किलो है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, 60 kg है, मैंने आपको बोला वजन है मेरा, वजन मेरा कितना है, 60 किलो है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरा जो वजन होगा, मैं अगर चांद पे चला जाता हूँ, किस पे चला जाता हूँ, चांद पर। अगर मैं चांद पे, यहाँ पे चांद पे चला गया इस जगह पे, और ये मेरा पृथ्वी है, यानी ये अपने पास में हो गया अर्थ, ठीक है ना, और ये अपने पास में हो गया मून,
ठीक है। मेरा यहाँ पे है ना अर्थ के ऊपर है ना 60 किलो वेट है। मैं आपको बोलूँ कि मैं अब है ना ऊपर यहाँ पे मून पे चला जाता हूँ यानी चांद पे चला जाता हूँ, मेरा वजन कितना होगा? तो मेरा वजन क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड बोला मेरा वजन कितना होगा। तो आपका जो वजन होगा ना वो इस 60 kg का 1/6 भाग होगा, यानी 1/6 भाग होगा। 1/6 का मतलब ये हो गया कि 60 किलो का आपका वेट है, उसके अंदर 6 का भाग लगा दोगे तो आपका यहाँ पे वजन जो हो जाएगा वो 10 किलो हो जाएगा मून के ऊपर। मैंने वजन वर्ड बोला है, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, मैं वजन के बारे में बात कर रहा हूँ, वजन के बारे में बात कर रहा हूँ, वजन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने द्रव्यमान वर्ड नहीं बोला। अब मैं वहीं पे आपको बोलूँ कि यहाँ पे अपने पास में 60 kg, यहाँ पे तो भाई सर आपने है ना बताया कि यहाँ पे एक चीज 60 है, 60 किलो है, यहाँ पे अपने पास में 10 किलो हो गया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, आपको यहाँ चीज देखनी थी कि ये चीज वजन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम को नहीं लेना। अगर वजन के बारे में बात बोलेगा तो यहाँ न्यूटन होगा, यहाँ न्यूटन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 60 न्यूटन का एक वेट है यानी वजन है, वो अर्थ के ऊपर है। अगर उसको मून पर भेजा जाए यानी चांद पर भेजा जाए तो उसका वेट कितना होगा? तो सीधा बोलना है कि 60 के अंदर 1/6 भाग, यानी 60 के अंदर 6 का भाग देंगे तो 10 किलोग्राम नहीं, मैंने वापस बोला है, ये हो जाएगा अपने पास में न्यूटन। ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करूं कैसे। अब मैं आपको बोलूं आप द्रव्यमान से समझाओ। अगर द्रव्यमान मतलब अगर ये अर्थ है ना, ये अपने पास में अर्थ है, मैं आपको बोलूं कि है ना किसी बंदे को भेज देवे मून पे, कौन से वजन के साथ में? इसी वजन के साथ, 60 किलो के साथ में। अब देखो मैंने किलोग्राम लिखा है, किलोग्राम लिखा है, इसका मतलब द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने वजन के बारे में बात नहीं हो रही है अब। ठीक है ना। तो अगर 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम का मतलब ये हो गया कि अर्थ के ऊपर किसी का वजन है अपने पास में 60, वजन नहीं सॉरी द्रव्यमान है उसका 60 किलोग्राम है। तो 60 किलोग्राम होने के बाद में वो जब मून पे जाएगा तो उसका किलोग्राम में अपना वेट कितना होगा? वेट क्या, सॉरी माफ करना, बार बार वेट निकल रहा है, द्रव्यमान कितना होगा यानी मास कितना होगा उसका। तो आपको पता है क्या जवाब देना है? सब अर्थ के ऊपर उसका 60 किलोग्राम है ना वेट है ना, ओ सॉरी द्रव्यमान है ना, तो वही द्रव्यमान आपका मून के ऊपर भी होगा, यानी यहाँ पे भी वो 60 kg का ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्रव्यमान के अंदर कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती, जितना द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान वो लेके जाएगा। वजन के अंदर बात ध्यान रखनी होती है, मून के ऊपर 1/6 भाग हो जाता है। अब मैं मून की बात करूं तो ऐसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, सबका अपना अपना भाग है। जरूरी नहीं है वहां पे 1/6 लगे, हो सकता है किसी पे 1/8 लग रहा हो, किसी पे 1/14 लग रहा हो, किसी पे 1/22 लग रहा हो। हाँ लेकिन आपके वेट से ही लगेगा। क्यों? किसी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, किसी का गुरुत्वाकर्षण कम हो, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं ना, तो सबके अपने अपने भाग होते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज मेरे को एक छोटी सी बात आपको समझानी थी। क्यों समझानी थी? क्योंकि द्रव्यमान और आयतन से रिलेटेड होके ये ना क्या होगा, घनत्व बनेगा। ठीक है ना। तो वही चीज हो गई। तो अब घनत्व को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ी से बारे में और बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखो सॉलिड के बारे में बात करी तो ठोस है। ठोस में मैंने क्या पढ़ा है कि इसका जो आकार एंड आयतन क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर होता है, कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती है। लिक्विड के बारे में बात करूं तो लिक्विड के अंदर क्या होगा? आकार और यहाँ आयतन, दोनों की बात हो रही है। तो आकार आयतन, आकार आयतन, आकार आयतन नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? आकार तो चेंज होगा लेकिन आयतन स्थिर होगा। आकार चेंज होगा बट आयतन स्थिर, आयतन स्थिर होगा। स्थिर का मतलब होता है एक जगह शांत अवस्था में। ठीक है ना। गैस की बात करूं इसमें दोनों ही चेंज हो जाएंगे, इसमें आकार तथा आयतन दोनों परिवर्तन, दोनों चेंज होंगे। बस इतनी सी बात को समझना था, बस और कुछ भी नहीं है। अब तो आप बोलोगे आकार, आकार जो इसका शेप है, अब ये देखो सॉलिड है, ये सॉलिड है तो देख लो इसका आकार है, वातावरण में रख रखा है, नॉर्मल कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इसको मैं बोलूँ आपको कि एक ग्लास के अंदर पटको, तो ग्लास के अंदर पटकू या फिर मैं किसी जग में पटकू या फिर मैं टंकी में पटकू या किसी में भी पटकू, क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। सॉलिड है तो सॉलिड अवस्था के अंदर ही रहेगा ना। तो बस सीधी सी बात है, आकार और आयतन दोनों स्थिर रहेंगे। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं लिक्विड, अब लिक्विड की बात करता हूं वाटर। अब मैं आपको बोलूं वाटर है, ये मेरे पास में अपने पास में नॉर्मल तौर पर ना अपने पास में, ये अपने पास में हो गया ये जग है। ठीक है ना। ये मेरे पास में अपने पास में जग बना दिया। अब इस जग के अंदर मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या करो, वाटर डालो यानी पानी डालो। जैसे आप यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो पानी इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा, इस पानी ने इस जग का शेप ले लिया। तो जग का शेप ले लिया है, इसका मतलब इसका खुद का आकार ही नहीं था, तो कोई आकार ही नहीं है इसका, तो आकार चेंज हो गया। लेकिन बट जितना पानी ऊपर डाला होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी डाला तो 1 लीटर पानी तो घुसा अंदर, तो पूरा 1 लीटर पानी इकट्ठा हो गया ना, तो 1 लीटर पानी का इसका मतलब हो गया कि आयतन तो स्थिर रहेगा आपका। ठीक है। अगली बात करता हूँ आकार। अब इसके अंदर, गैस के अंदर एक गुब्बारा है, जैसे नॉर्मली तौर पर मैंने अपने पास में है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे
ये अपने पास में गुब्बारा है, इस गुब्बारे को मैंने फुलाने की कोशिश करी, ठीक है ना, इसको फुलाया, फुलाता जा रहा हूँ, फुलाता जा रहा हूँ, फुलाता जा रहा हूँ, फुलाता जा रहा हूँ, लगातार इसमें प्रेशर डालता जा रहा हूँ, यानी गैस भरता जा रहा हूँ। तो आप चीज नोटिस करोगे, इस गुब्बारे की जितनी क्षमता होगी उतनी उसमें गैस घुसती जाएगी, घुसती जाएगी, घुसती जाएगी, लगातार घुसती जा रही है, कोई लेवल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई आयतन ही नहीं है, आयतन है ही नहीं, इसलिए अपने पास में ना आयतन है ना उसका आकार होगा। आकार क्या है आप देखो ना, खुद देखो, बढ़ता ही जा रहा है, एक स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये चीज मेरे को आपको एग्जांपल, मैंने आपको बोला था कि अब है ना इसको अपन है ना बोर्ड के ऊपर है ना एग्जांपल और डायग्राम से समझाएंगे तो बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आने लग जाएगा जल्दी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड लिक्विड गैस को अपन समझते हैं किससे? चार्ट के थ्रू। वो जो मैंने बताया था ना आपको चार्ट बताना है, वो कैसे, देखो चार्ट के थ्रू मैं समझाऊं आपको। देखो किस तरह से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अपने पास में सॉलिड, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख रहा हूं अपने पास में लिक्विड, और यहाँ लिख देता हूं मैं गैस। अब आपको समझना है, कैसे समझना है? सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव, गैस का मतलब गैस हो गया, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शनल नेम नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूं, तीनों एक दूसरे से परिवर्तित हो रहे हैं, कैसे? ये इसमें परिवर्तित हो सकता है तो ये इसमें परिवर्तित हो सकता है, ये इसमें परिवर्तित हो सकता है तो ये इसमें परिवर्तित हो सकता है, और ये इसमें परिवर्तित हो सकता है तो ये इसमें परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित होने का मतलब एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? जब कौन किसको कंडीशन में चेंज करेगा तब क्या नाम होगा, तब क्या नहीं नाम होगा, तब मैं ऐसे तरीके से समझाऊं। पहले तो ये डायग्राम को आप देख लो, ये डायग्राम देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तीर के निशानों को देख लेना बढ़िया ढंग से, कोई कैसे क्या जा रहा है चीज को समझना है। अब आप मैं आपको बोलूं, इन सब तीर के निशानों को हटाओ, एक एक करके समझाओ कि सर कौन किस में कैसे चेंज होता जा रहा है। तो देखो समझते जाना, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में आते हैं। अब मैं देखो सॉलिड से लिक्विड पे कर रहा हूं। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैंने आपको बोला सॉलिड से लिक्विड बनाना है, सीधी सी बात है, पानी लो। अब पानी क्या, पानी लेने से अच्छा है आप लो बर्फ। अगर मैं आपको बोलूं सॉलिड में मेरे पास में है आइस, यानी यहाँ पे है अपने पास में बर्फ, ठीक है। मैं आपको बोलूं बर्फ है, मुझे बर्फ से लिक्विड में जाना है, यानी उसको पानी बनाना है। आप क्या बोलोगे? शांत अवस्था में रहने दो उसको शांत अवस्था में रख दो। शांत अवस्था में रखते क्या होगा, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाएगा। वो पिघलेगा कब? वो पिघलेगा अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है ठंड अवस्था में रख दिया तो उसको ठंड अवस्था में आइस को रख दोगे तो आप इमेजिन करोगे कि यार ये पानी बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो आपके आइस के तापमान से है ना, या तो ज्यादा या फिर बड़े की कंडीशन में होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन में होगा। कैसे कैसे किस तरह से? अगर ये बर्फ है, मैं आपको बोलूं इस बर्फ का तापमान है अपने पास में, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये मेरे पास में अपने पास में ये बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। ये बर्फ का मेरे पास में एक टुकड़ा है, इस बर्फ के टुकड़े के अंदर मैंने आपको बोला कि इसका जैसे तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका तापमान है। अब मैंने बोला इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर का जो तापमान है ना वो अपने पास में कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये है। अब आप इसको इतने तापमान के अंदर इसको सामने बाहर रखोगे, क्या ये बर्फ से पानी बन जाएगा? क्या बन ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो -15 डिग्री सेल्सियस है, यानी और भी कम, भयंकर ठंड पड़ रही है, इसके मुकाबले में और ठंडा है, तो इसके मुकाबले में और ठंडा तापमान होगा तो ये बर्फ की स्थिति में ही रहेगा। आपको बर्फ से पानी में जाना है तो उसके लिए आपको इसका तापमान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब है -10 डिग्री सेल्सियस है ना, उसको पॉजिटिव में ले जाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव में कैसे ले जाने के लिए, आपका यहाँ पे तापमान होना चाहिए 10 से कम। 10 से कम का मतलब जैसे 5 डिग्री सेल्सियस बन जाए, या फिर अपने पास में 2 डिग्री सेल्सियस बन जाए, या 0 डिग्री सेल्सियस बन जाए, या 1 डिग्री 4 डिग्री ऐसे सेल्सियस बने। तो जैसे जैसे तापमान का बढ़ता जाएगा ना, यानी प्लस में आंसर आता जाएगा ना, तो प्लस में होने का मतलब ये हो गया ये धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि बर्फ का तापमान यानी ठंडी चीज का और गर्म चीज का तापमान किस तरह से नापते हैं, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। अगर कोई हॉट चीज है, इधर लिख देता हूँ मैं, अगर कोई हॉट चीज है, हॉट का मतलब हो गया गर्म, ठीक है ना, और एक कोई कोल्ड चीज है, यानी इसका मतलब हो गया ठंडा, है ना। अगर इन दोनों के बारे में बात करूं तो इसमें तापमान को कैसे शो करते, तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच की स्थिति होती है 0 डिग्री सेल्सियस होती है। इन दोनों के बीच की स्थिति ऐसे होती है, अगर आप 0 डिग्री से पीछे की तरफ जाते हो, पीछे की तरफ का आने का मतलब हो गया माइनस में चलते हो, तो माइनस में आप ठंडे की तरफ में बढ़ते जाओगे। और अगर आप 0 डिग्री से प्लस में आगे की तरफ यानी प्लस में आगे बढ़ोगे ना, तो इसका मतलब आप गर्म स्थिति में बढ़ते जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी, अगर आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने लिखा -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और एक में डिग्री का साइन मैंने यहाँ लगा दिया ना, ये यहाँ है, ठीक है ना, डिग्री का साइन आगे लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर 2 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने और वाई लिखा मैंने +2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, ये कोल्ड को दर्शा रहा है और ये वाला किसको, हॉट को दर्शा रहा है, ठीक है ना, ये बात है।
ठीक। और स्टार्टिंग में इसके बीच की जो स्थिति होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है। ये एक बेसिक सी बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आप बात कर रहा था कि है ना, बस कुल मिला के बर्फ को अगर लिक्विड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेल्ट करना पड़ेगा, इसको यानी पिघलाना पड़ेगा। तो पिघला रहे हो, पिघलाने वाले वर्ड को बोलते हैं गलन। मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से बताया था, 2 वर्ड बताए थे इंग्लिश हिंदी में, एक गलन था, एक संगलन था, ये 2 वर्ड थे, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अपने पास में जो सॉलिड की जो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी, सॉलिड, उस सॉलिड के अंदर यहाँ सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए इसको गलन आना पड़ेगा। गलन का मतलब गलना पड़ेगा, और गलने को अपन बोलते हैं मेल्ट करना, ठीक है ना, इसको कहते हैं मेल्ट। एक एक चीज को मैं एग्जांपल दे दे के समझाता जाऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नाम पढ़ने ना अपन को सारे, इस वजह से, ठीक है ना। ये स्थिति पढ़ ली अपन ने। अब मैं आपको बोलूं लिक्विड से अपन को गैस बनाना है। अब मैंने आपको वही आइस से समझो, आप आइस से आप वाटर बन चुका है यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ आपको इस कंडीशन में आना है, गैस की कंडीशन में। तो आप गैस की कंडीशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे, अरे यार अपने ने गला तो दिया, जैसे अपने पास में जो आइस था ना अपने पास में, वो था अपने पास में 10 डिग्री सेल्सियस का। मैंने उसको गिराने के लिए क्या करा, थोड़ा तापमान लगाया। अब तापमान या तो वातावरण कम स्थिति में होगा, मतलब इससे नीचे होगा तो वैसे ही पिघलना शुरू हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो आप क्या करो, नीचे फायर लगा दो। फायर लगा के उसको गर्म करने की कोशिश करो। खाना पकाते हैं ना अपन सर्दियों के अंदर, तो खाना पकाने के लिए क्या करना पड़ता है, फायर तो लगाना ही है अपन को, है ना। मतलब खाना पका रहे हैं तो ठंड अवस्था के अंदर भी खाना पकाने के लिए तो गर्मी तो देनी पड़ रही है ना अपन को आज वैसे। तो अपने -10 डिग्री से अपन ने इमेजिन किया कि यहाँ पे मेरे पास में है ना कुछ वाटर बन गया, ये बन गया वाटर, और इस वाटर का जो टेम्परेचर हो गया ना वो अपने पास में इमेजिन करो जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे क्या करना है, 10 डिग्री सेल्सियस से अब मेरे को गैस की कंडीशन पे आना है, यानी इसको भाप बनाना है। तो भाप बनाने के लिए आप पता क्या करोगे, इसके 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाओगे। तो इसको बढ़ाने के लिए 15, 20, 25, 30, 45, 50 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करोगे ना। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, 10 डिग्री सेल्सियस हो, 50 डिग्री सेल्सियस हो, 70 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वाटर को आपने 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे पास में एक पतीला है, ये अपने पास में पतीला हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर ये पानी हो गया। अगर यहाँ पे तुम फायर दे रहे हो, फायर देने का मतलब आग दे रहे हो, हॉट कर रहे हो इसको, तो गर्म करने की स्थिति बता रहा हूं। अगर तुमने हॉट का जो टेम्परेचर है वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस कवर कर दिया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया अपने टेम्परेचर, तो ये जो अपने पास में जो पानी होगा ना, ये भाप निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब ये भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो भाप के कन्वर्ट में कन्वर्सेशन होने लग जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि 10 डिग्री से सीधा मेरे को जंप करना होगा +90 डिग्री, +90 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 और 90 मिलकर टोटल 100 डिग्री सेल्सियस पे जंप मारूंगा ना, तो धीरे धीरे वो भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूँ भाप बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, भाप बन रहा है। तो भाप बनने का मतलब हो रहा है ये वेपर हो रहा है। वेपर का मतलब होता है वेपराइजेशन। समुद्र का पानी जो होता है ना, नदियों का पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, जब सूरज की रोशनी है ना जैसे ही उन पे पड़ती है ना, तो पड़ने के ऊपर 2 कंडीशन आती है। जैसे ही पड़ती है ना, सूरज की रोशनी पड़ के सीधी आरम-पार हो जाती है। आरम-पार होने का मतलब है सरफेस को क्लोज करके और नीचे गहराई में जाने की कोशिश करती है। पूरी तरह से गहराई में जा नहीं पाती, क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपके ना रोशनी के कण को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जैसे ही अपने पास में है ना सूरज की रोशनी जैसे ही सरफेस पे पड़ती है, सरफेस का मतलब सतह होता है, पानी की सतह पे जैसे ही पड़ती है, पड़ने के बाद में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाती है ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि पानी होता है ठंडा। अब पानी का टेम्परेचर थोड़ा होता है अपने पास में कोल्डी, तो अब जैसे ही गर्म रेज आई और वो कोल्डी आई, तो वो क्या करती है, रेज को करती है ठंडा। अब रेज को ठंडा करेगी तो सीधी सी बात है, नीचे वाले पानी को तो वो ठंडा करने, वो गर्म कर नहीं पाएगी, तो वो ऊपर के सरफेस के पानी को गर्म करती है। अब ऊपर का सरफेस का पानी क्या होता है, वो धीरे 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 100 डिग्री सेल्सियस पे पार होता है ना, जिसका टेम्परेचर बहुत ही भयंकर बढ़ जाता है, वो धीरे 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 भाप के रूप में निकलने लग जाता है, जिसे अपन बोलते हैं उमस आ रही है, पसीना आ रहा है ना, वही टेम्परेचर हो गया। तो वो धीरे 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 भाप बनता है, और वो भाप का जो रूप होता है ना, वो धीरे धीरे जाके ऊपर जाके बादल में कन्वर्ट होता है, वही पानी का शेप ही कन्वर्ट होता है एक तरह से, वो कंडीशन हो गई। तो वही चीज है। तो आपने इसका मतलब क्या बोला, वेपर बन गए। क्या बन गया, वेपर बन गया। और उस वेपर की कंडीशन को बनने को ही अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, बस यही है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो बस अब यही चीज समझनी है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेपराइजेशन। बस इतना सा समझना अपन को। एक एक चीज है, मैं फटाफट फटाफट आपको समझाता जा रहा हूँ, एक एक चीज को आप समझते जाओ बस, ठीक है ना। एग्जांपल दे दे के समझाऊंगा मैं। ये चीज कर लिया अपन ने। अब मैं आपको बोलूं सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से अपन ने गैस बन गया। अब मैं आपको बोलूं गैस से वापस से सॉलिड पे आना। देखो, गैस से सीधा सॉलिड बनना और सॉलिड से सीधा गैस बनना, ये अपने आप में एक कला है, क्योंकि आप बीच में लिक्विड को ले ही नहीं रहे हो। अगर आप बीच में लिक्विड को नहीं ले रहे हो ना, तो इसका मतलब ये अलग ही चीजें हैं। अब ये अलग चीजें है ना, ये तो चीज अपन समझेंगे। पहले आप एक काम करते हैं, उल्टी कन्वर्शन कर लेते हैं।
उल्टा कन्वर्सेशन करने का मतलब ये हो गया कि अब एक काम करते हैं, अपन है ना यू चले थे, अब मैं यू चलता हूँ। तो यू कैसे चलूंगा, तो मैं इसको हटाता हूँ, हटाया, और इसको हटाने के बाद में अब तीर के निशान यू चलेंगे इधर, और अब इधर चलेंगे। अब मैं सीधा क्या करूंगा, गैस, ये अपने पास में जो गैस है, इस गैस से लिक्विड बनाऊंगा, लिक्विड से सॉलिड बनाऊंगा। फटाफट से जल्दी से अपन को दिमाग लगाना है, वही ये गैस है, गैस का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास में भाप हो गई, ये मेरे पास में भाप की कंडीशन हो गई। अब इस भाप की कंडीशन से मेरे को क्या करना है, लिक्विड की फॉर्म में बनाना है, बनाना लिक्विड की फॉर्म में। तो लिक्विड की फॉर्म में करने के लिए आप क्या बोलोगे, भैया कोई भी गैस है, उस गैस को क्या करो, इकट्ठा कर लो। गर्म गैस होगी, ऑब्वियसली बात है, गर्म गैस को मैंने बोला इकट्ठा करके आप क्या करो, उसको साधारण तापमान पे रख दो। अपने पास में रूम टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 35 से 45 डिग्री के बीच में घूमता है, ठीक है ना। उस तापमान के अंदर आप इसको रख दो। इमेजिन करो कि गैस का तापमान हो रखा है अभी 135 डिग्री सेल्सियस, ऐसा समझो, इमेजिन कर लो। जैसे 135 डिग्री सेल्सियस पे है, मैंने इसको नॉर्मल तापमान पे, किसमें, लिक्विड के, मतलब एक नॉर्मल तापमान हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रख दिया। जैसे मैंने इसको रखूंगा ना, वो भाप क्या होगी, आपके पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, बूंद 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 करके वो पानी में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब आपने क्या किया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब उसको ठंडा किया, और ठंडा करने को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस कर दिया आपने। फ्रीज होता है, फ्रीज के अंदर ये प्रोसेस लागू होती है। आपका जो फ्रीजर होता है, रेफ्रिजरेटर, वो इस प्रोसेस पे काम करता है, इसी मेथड पे काम करता है। आपके पीछे की है ना जो फ्रीजर के अंदर वो कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, यूं गोल गोल घूमती हुई, वो जो ट्यूब्स होती है ना, उस ट्यूब्स के अंदर जो गैस होती है ना, वो गैस का कंडेंसेशन ऐसे ही चलता है। वो जो गरम गरम गैसेस होती है, हाई प्रेशर की गैसेस होती है, वो उस ट्यूब में जाती है। आप कभी भी है ना बाई चांस किसी के पास में पुराना अगर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ हो, तो आप फ्रिज को पहले बंद कर लेना, बंद करने के बाद में उस ट्यूब को हाथ लगाना। ट्यूब को जैसे ही हाथ लगाओगे ना, तो हाथ लगाते आप देखोगे कि हॉट हो रही है वो ट्यूब, यानी बहुत गर्म हो रही है। तो वो ट्यूब उस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में होती है, और इस कंडीशन से फिर इस कंडीशन में कन्वर्ट किया जाता है। कंडेंसर होता है, वो कंडेंस करता है। कंडेंस करने का मतलब होता है जितनी हॉट चीज होगी ना, उतनी ही ठंडी चीज में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कंडेंस, ठीक है ना। कंडेंस करने का मतलब हो गया, मैंने क्या करा उसको, एक तरह से इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, मेरा दिमाग से उतर गया मेरे, कंडेंस करने का मतलब ठंडा करना। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो ठंडा ही करना होता है, फिर भी इसका एक मीनिंग होता है, मेरे दिमाग से उतर गया है। कंडेंस करना यानी इसको क्या कर दिया अपन ने, कंडेंस का मतलब हो गया, इसको अपन ने टेम्परेचर को कम कर दिया, इनडायरेक्टली बस इसके टेम्परेचर को कम किया है। प्लस में 135 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने 45 पे लेकर आ गया। इतना भी ठंडा नहीं बोल रहा हूँ, लिक्विड ही बनाना है, बर्फ नहीं बनानी है अभी सिर्फ लिक्विड कंडीशन में बनाना है, ठीक है ना। हाँ, अब लिक्विड से अपन को सॉलिड पे बनाना है, यानी इसका मतलब आइस बनानी है, यानी बर्फ बनानी है। तो बर्फ बनाने के लिए ये 45 डिग्री का जो सेल्सियस है ना, वो सॉरी सेंटीग्रेड है ये अपने पास में जो भी है, तो ये 45 डिग्री का जो प्लस का है ना, उस प्लस की कंडीशन को और डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन करूंगा तो इसको मैं वापस से किस में लेकर आऊंगा, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे भी वापस चीज को समझना है अपन को। दो बातें हैं अब यहाँ पे, एक तो होता है अपने पास में कंडेंस करना, है ना, और एक होता है अपने पास में और टेम्परेचर को डाउन करना होता है। हिंदी मीनिंग है इसके, मैं हिंदी मीनिंग एक मिनट देख के आपको बता ही देता हूँ हिंदी मीनिंग किस तरह से है अपने पास में। हाँ, ये हिंदी मीनिंग में लिखा हुआ है अपने पास में, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण हो गया, संघनन, इसको हिंदी में बोलते हैं संघनन, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, इसको संघनन बोलते हैं, ये संघनन बोलते हैं, ठीक है ना, संघनन बोलते हैं। हाँ, अब आती है अपने पास में लिक्विड को अपन को बर्फ में कन्वर्ट करना है। ये तो लॉजिक बात है। कैसा लॉजिक बात है, पानी की बोतल होती है, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद में उसको ऊपर से क्लोज करने के बाद में अपन क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखने के बाद में क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद में क्या होता है, पानी भाटा बन जाता है। भाटा बनने का मतलब है पूरा पानी जम जाता है उस बोतल के अंदर। कैसे जम पाया, क्यों, क्योंकि उसका रीजन था, चारों तरफ में उसके पास में जो टेम्परेचर था वो था माइनस का टेम्परेचर। माइनस के टेम्परेचर की कंडीशन क्या बोल रही है कि आपका 45 डिग्री का सेल्सियस का जो पानी था, उसको तुमने क्या करा, माइनस के टेम्परेचर में घुसेड़ दिया। जैसे घुसेड़ोगे तो उसका टेम्परेचर उसने, मतलब इसके टेम्परेचर ने क्या करा, इसके टेम्परेचर को अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया। और जैसे ही कन्वर्ट किया तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज करने का मतलब होता है जाम हो जाना, ठीक है ना। तो अब ये जो कंडीशन खिलाएगी, ये खिलाएगी अपने पास में जाम। जाम का मतलब, जाम मत लिखो आप, इसको पहले तो लिखो फ्रीज। क्या लिखोगा आपको, फ्रीज। हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है अपने पास में, किताब के अंदर लिखा है जमना, नॉर्मली वर्ड लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रीज का मतलब हो गया अपने पास में जमना, साधारण वर्ड लिखा हुआ है। हिंदी मीनिंग्स थोड़े बहुत है ना ऊपर नीचे हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे देख देख के बताता ही जाऊंगा। बाकी इंग्लिश वर्ड्स है वो मैं आपको पूरे तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आज आपको बताई, ये बेस्ट एग्जांपल बताया मैंने आपको वाटर का, कि वाटर कैसे है ना सॉलिड से लिक्विड में बनता है, लिक्विड से कैसे गैस में बनता है। और फिर उसके बाद में मैंने आपको है ना ये भी बता दिया कि गैस से कैसे लिक्विड में बनता है और लिक्विड से कैसे सॉलिड में बनता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितना हो सका आपको पहले छोटी छोटी कंडीशन वो बता दी मैंने, जो एक आम
लाइफ के अंदर आपको देखने को पूरी तरह से मिलती है। अब मैं क्या करूंगा, आगे की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको भी बहुत बढ़िया ढंग से समझना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इन दो से पूछते हैं। लिक्विड को हटा देते हैं वो बीच में से, वो बोलते हैं कि सॉलिड से सीधा गैस कैसे बनता है और गैस से सीधा सॉलिड कैसे बनता है, और बनता है तो उसका एक एग्जाम्पल बताओ। ठीक है ना, तो वही चीज अपन को समझेंगे। ठीक है ना, तो आज का वीडियो के अंदर अपन पहले इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा और जल्दी जल्दी स्पीड से पकड़ने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी आपको है ना एग्जाम्पल से बहुत अच्छे ढंग से समझाने की। एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन को साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस के अंदर तो आपको पता है एक एक छोटी छोटी बातें के अंदर ही अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको जितना अच्छा हो सके उतना समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पहला पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर आप बोलना ओके, थंबनेल बना देना मेरा, यानी थंब का एक सिंबल दे देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ठीक है मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपसे मैं अब अलविदा लूँगा, अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।